सबसे बड़ा जो मैंने कहा ट्रायल इन एब्सेंसिया, कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ा आवाज भी उठाया है, ज्यादातर तो बाहर थे तो बहुत नहीं उठ पाए, वरना तो हर एक बोलता। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर, गुनाह कर कर जो देश के बाहर भाग गए हैं, इनके प्रति क्या सिंपैथी है आपकी भाई? मुझे बताइए तो। सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं, कश्मीर में आतंकवाद कर कर, पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं। क्या इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है। क्या सिंपैथी है आपकी इसकी? अब नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी होगी। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। और अगर न्याय ही चाहिए तो कानून की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति की न्याय की सुविधा है, न्याय मिलेगा। मगर मालूम है न्याय में सजा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। इसको भी हमने यहां पर डाला है। मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए 1/3 कारावास काट चुका है, तो इसकी जमानत का हमने प्रोविजन कर दिया है। और जहां विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुनाह है, वहां आधे पर इसका अधिकार बनाया है। नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर आए हैं। हर राज्य ने इसको घोषित करना पड़ेगा और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हमने प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किया है। सजा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रयास। मृत्यु की सजा है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती। आजीवन कारावास है तो 7 साल की अवधि तक ही सजा भोगनी ही पड़ेगी, और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग कर कर 1 साल में कितना भी गंभीर गुनाह हो बाहर आ जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। इसको हमने सुनिश्चित कानून के अंदर भी कर दिया है। अपराध की आय, अगर आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय कर कर संपत्ति जब्त की है तो उसको भी अब न्यायालय राज्य साथ करेगा, उसको ही हराजी कर कर उसको राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा। और संपत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते करते आए हैं, सैकड़ों बार पुलिस थाने गए होंगे। मानिए बाहर आप जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो पड़ी होती है, ढेर सारी साइकिलें पड़ी होती है, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पो पड़ा होता है, और वो टेम्पो का तो कई बार हमसे ज्यादा आयुष्य होता है। 1950 में पकड़ा, मगर केस पड़ा रहा है तो पूरा एक बड़ा मैदान पुलिस स्टेशन का परेड का इसी संपत्तियों से लिप्त हो जाता है। मानिए, और हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो संपत्तियां पड़ी है, अदालत के मजिस्ट्रेट को इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर कर अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर भी इसको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट केस के अधीन होंगे। तो सारे पुलिस स्टेशन साफ हो जाएंगे। तकलीफ तो होगी कुछ लोगों को, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। कब तक 20-20 साल तक, और वो व्हीकल भी किसी के उपयोग का नहीं रहता, वो मालिक को वापिस भी मिल जाए तो कोई इसका फायदा न उठा पाए। इस तरह से हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किए मान्यवर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानक जोड़े गए हैं और इसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट, इसके लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है। मान्यवर, दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकृति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने का हमने कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता
अब पहली बार कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाण पत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया है।